गुड इवनिंग बच्चों। हम चैप्टर नंबर 1 के ऑलमोस्ट आज लास्ट टॉपिक पे हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर अभी तक हमने ऑलमोस्ट 10 टॉपिक कर दिए, जिसके अंदर हमने अकाउंटिंग साइकिल से स्टार्ट करते हुए मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग से होते हुए उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग एक ही चीज है, तीसरा टॉपिक, और फिर वहां से होते हुए ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग से होते हुए फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग से होते हुए एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग से होते हुए लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ते हुए फिर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ते हुए बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच के डिफरेंस को समझते हुए हमने उसके बाद द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को पढ़ते हुए आज इस चैप्टर को ऑलमोस्ट हम एंड करने वाले हैं। ये चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक है, लेकिन आप विश्वास मानो कि जितना डीपली आप इसकी थ्योरी को पढ़ोगे उतना आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आप में से कोई भी बुक कीपर नहीं बनना चाहिए। जो कोई भी अकाल कॉमर्स ट्यूटोरियल्स में पढ़ रहा है, मेरा वादा है आपसे, अगर आप मेरे साथ साथ ढंग से पढ़ोगे तो मैं आपको एटलीस्ट बुक कीपर वाली जॉब तो नहीं करने दूंगा। आप सब हायर स्टडीज करो, आप सब और आगे बढ़ो और अच्छा पढ़ो, खूब बड़ा सोचो और खूब बड़े बनने की बात करो। हमें बुक कीपर नहीं बनना, ठीक है जी। चलो, तो 10 टॉपिक हमने खत्म किए। एडवर्टाइजमेंट हो गई ना सर? हाँ, एडवर्टाइजमेंट अभी खत्म हो गई। आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर किया करो प्लीज। आप वो बच्चे ढूंढो, वो बच्चे अपने ढूंढो जो 100 मार्क्स लाना चाहते हैं। जिन बच्चों में 100 मार्क्स लाने का जुनून है, मुझे उन बच्चों की सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है। आई रियली नीड दो स्किल्स। मुझे वो स्टूडेंट्स चाहिए जो कहे सर हम आपका हाथ पकड़ने को तैयार हैं, क्या आप लिख के दे सकते हो कि मेरे 100 मार्क्स आ जाएंगे? मैं व्हाइट पेपर में लिख के साइन करके देता हूं, दे विल गेट 100% मार्क्स, अकाउंट्स में भी और इकोनॉमिक्स में भी। और बोलो आपको क्या चाहिए? क्या दुनिया जान का कोई टीचर आपको ये बात लिख के दे सकता है? आप पूछ के देख लो। आपके दोस्त, आपकी सहेलियां, आपके सब जानने पहचानने वाले कहीं ना कहीं तो पढ़ते होंगे। उनसे कहो कि अपने टीचर से बात पूछ के लिखवा के दे दे कि वी कैन गेट फॉर 100 मार्क्स, बट मैं आई कैन गिव यू अ रिटन गारंटी ऑफ 100 मार्क्स। बस एक शर्त है, एक कंडीशन है, क्या? आप बेईमानी नहीं करोगे, ऑनेस्टी के साथ पढ़ोगे, पूरी ईमानदारी के साथ जो मैं पढ़ाऊंगा उससे पढ़ोगे और मुझ पर विश्वास रखोगे। जब तक आपको विश्वास ना होना तो आप कुछ नहीं कर सकते। विश्वास बहुत बड़ी चीज है और विश्वास का होना जरूरी है, ठीक है। तो चलो, हो गई एडवर्टाइजमेंट खत्म करें, अब टॉपिक पे चलते हैं। एड पूरी हो गई, मैंने अपना काम किया, अब अपना काम करना। हमारा आज का टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी सिंपल है, क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स बोले, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बोले, क्वालिटेटिव फीचर्स बोले। क्वालिटेटिव्स मतलब एक अच्छी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए, वो तो हमें मालूम है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में ट्रेडिंग अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आती है, वो तो हमें मालूम है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता है। लेकिन एक अच्छी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, व्हाट क्वालिटीज आर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट हैव। तो सिंपल टॉपिक है, लेकिन पेपर में आता है। देखो, आज तक हमने 11 टॉपिक किए और एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। 12 टॉपिक है टोटल। मैं आपको सच्ची बोलूं, इन 12 टॉपिक्स में से अकाउंटिंग साइकिल जो हमने किया था वो इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसके बाद फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। फिर ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस एंड फंक्शन ऑलमोस्ट सेम थे, पेपर में बहुत कम आते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट तीनों के तीनों एक जैसे टॉपिक थे। तो टोटल मिलाया तो अभी तक 3 टॉपिक हो गए। फिर चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था वो था लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद 5वां इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था वो था बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। और उसके बाद 6ठा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी आप करने वाले हो। तो इस पूरे 12 में से 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं और डीपली पढ़ने हैं, क्योंकि इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आएंगे। इसीलिए आप सारे टॉपिक्स को पढ़ो, लेकिन इनको जरा डीपली समझ लो, इनको समझ लो। रट्टाफिकेशन तोते की तरह किताब उठा के कभी भी जिंदगी में नहीं करना, कभी भी जिंदगी में रट्टाफिकेशन नहीं करना।
चलो सर बहुत हो गया, अभी आगे बढ़ते हैं, आओ आगे चलें और मैं आपको समझाऊं। मैंने उसकी पहली क्वालिटी लिखी है, द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिलायबिलिटी। मतलब रिलायबल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी? इसका मतलब है रिलायबिलिटी मीन्स फैक्चुअल एंड वेरीफाइबल। कोई भी ऐसी चीज जो फैक्ट्स पे आधारित हो, जिसे आप वेरीफाई कर सको, वो रिलायबल है, मतलब उस पर आप विश्वास कर सकते हो। सर मेरे 10th क्लास में ना 97% मार्क्स आए थे, आपने मुझसे कहा और मैंने कहा क्या आप मुझे वेरीफाई कर सकते हो? क्या मुझे आप अपनी मार्कशीट दिखा सकते हो? नहीं सर वो तो नहीं है। इट मीन्स आई कैन नॉट रिलाई व्हाट यू आर सेइंग। आप समझे मेरी बात? रिलायबिलिटी का मतलब ये है वो चीज जिस पे आप विश्वास कर सको, जो चीज आप वेरीफाई कर सको, जो चीज फैक्ट्स पे आधारित हो। इसीलिए एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को भी फैक्ट्स पे आधारित होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स पे आधारित होना चाहिए। अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्डिंग होती है सबसे पहला काम। आइडेंटिफिकेशन के बाद हम रिकॉर्डिंग करते हैं, और रिकॉर्डिंग किससे की जाती है? डॉक्यूमेंट्स के बेस पे की जाती है। या तो वॉचर होते हैं, अगर हम परचेज करेंगे तो परचेज इनवाइस होते हैं, अगर हम किसी को माल बेचेंगे तो सेल्स इनवाइस होते हैं। ये सभी के सभी क्या होते हैं? हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आज बिजनेस के अंदर मैं अपनी कंपनी का बिजनेस आपके सामने रखूं और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपको दिखाऊं और अपनी बैलेंस शीट में आपको दिखाऊं और उसमें दिखा दूं मेरे पास 100 करोड़ रुपए के असेट्स हैं। सॉरी कितने के? 100 करोड़ रुपए के। आप मुझसे पूछो सर ये जो आप दिखा रहे हो कि आपके पास 30 करोड़ की एक बिल्डिंग है, फिर आपके पास 20 करोड़ की गाड़ी है, ये आपके असेट्स हैं आपकी कंपनी की बैलेंस शीट में, क्या आप इन्हें वेरीफाई कर सकते हो? क्या इनके डॉक्यूमेंट्स हैं? ये जो प्रॉपर्टी आप दिखा रहे हो क्या इसकी प्रॉपर्टी डीड है? नहीं वो तो नहीं है। तो देन इट मीन्स दिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट रिलायबल। हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। आप समझ गए ना इसका मतलब क्या है? मीन्स द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन यू आर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल must be reliable. If someone stand and ask you, can you tell us the purchase you are showing in profit and loss account? एक्सपेंस साइड में दिखा रहे हो ना परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं परचेज। अगर आप परचेज दिखा रहे हो और आपसे कल कोई पूछ ले यू आर शोइंग अ परचेज ऑफ 20 करोड़ रुपीज, कैन यू प्रूव इट दैट योर कंपनी हैज परचेज 20 करोड़, और आप कहो नो वी डोंट हैव द डॉक्यूमेंट, इट मीन्स that profit and loss account is not reliable. जब तक हम चीज को वेरीफाई नहीं कर पाएंगे हम कैसे कहेंगे कि वो इंफॉर्मेशन रिलायबल है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप कहो सर मेरे 98% मार्क्स और मैं बोलूं मार्कशीट दिखाओ, आप बोलो सॉरी वो तो है नहीं, तो फिर रिलायबिलिटी खत्म हो गई। मीन्स उस पर विश्वास नहीं कर सकते। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? विश्वसनीयता। क्या बोलेंगे? सॉरी क्या बोलते हैं? विश्वसनीयता, विश्वास करने योग्य। रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए जिसमें लोग विश्वास कर सकें, और लोग उसी पे विश्वास करते हैं जिसको हम वेरीफाई कर सकें, जिसको हम वेरीफाई कर सकें। अरे वो घर है ना, वो घर वो मेरा है। अच्छा आपके पास इसके कागज हैं? नहीं, फिर आपका कैसे हुआ? हो सकता है आप किराए पे रह रहे हो। समथिंग विच यू कैन नॉट वेरीफाई, समथिंग विच यू कैन नॉट प्रूव इट, वो रिलायबल नहीं है। तो पहला टॉपिक सबसे आसान है, आओ फटाफट आगे चले, ये बहुत इजी है। मैंने पहले लिखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी? मींस फैक्चुअल एंड वेरीफाइबल, जिसे हम वेरीफाई कर सकें। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मैं एक एक वर्ड इसलिए पढ़ता हूं कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है और कुछ बच्चों को समझ ना आए, तो इसलिए मैं एक एक लाइन पढ़ता हूं। देखो, द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी वेरीफाइड विद सोर्स डॉक्यूमेंट। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। हम एग्जांपल ले बैलेंस शीट का। अगर हमें बैलेंस शीट में दिखाए हुए किसी असेट्स को वेरीफाई करना पड़े, असेट साइड में दिखा रहे हो आप, मान लो आप दिखा रहे हो बिल्डिंग, और वेरीफाई करना पड़े तो किससे वेरीफाई करोगे? सर वो प्रॉपर्टी के कागज आते हैं सर, प्रॉपर्टी डीड बोलते हैं उसको, उससे, या एग्रीमेंट से, प्रॉपर्टी एग्रीमेंट से। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी वेरीफाइड विद सोर्स डॉक्यूमेंट्स।
अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, दिमाग में आना चाहिए। व्हाट इज सोर्स डॉक्यूमेंट? तो बहुत सारे होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? कैश मेमो, जब आप किसी से कुछ कैश में परचेज करोगे तो आपको कैश मेमो देगा। परचेज एंड सेल्स इनवॉइस, जब आप कुछ परचेज करते हो या कुछ बेचते हो उधार में तो उसमें परचेज एंड सेल्स इनवॉइस मिलता है। फिर एग्रीमेंट्स होते हैं, जब आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हो या प्रॉपर्टी खरीदते हो तो एग्रीमेंट होता है। और फिर प्रॉपर्टी डीड तो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे जिनका प्रॉपर्टी का बिजनेस है ना, प्रॉपर्टी के कागज और ETC। दीज आर सोर्स डॉक्यूमेंट। मीन्स द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी वेरीफाइड विद सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड दीज आर द सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ये पूरा आपको लिखना है पेपर में। आओ आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। मैंने पॉइंट्स में कर दिया ताकि आपको आराम से याद आ जाए या समझ आ जाए। द वेरीफाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंश्योर्स द ट्रूथफुलनेस ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। वेरीफाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से पता लगता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है, जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की हैं वो सच्ची हैं। यानी वेरीफाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंश्योर, क्या इंश्योर करती है? द ट्रूथफुलनेस ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, मतलब जो ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की हैं वो सच हैं, सच्चाई, उनकी सच्चाई से पता लगता है। ठीक है, आ जाओ आगे नेक्स्ट चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी वेरीफाइड बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट इज नॉट रिलायबल। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन अगर हम दिखा रहे हैं, जैसे मैंने आपको भी कहा कि मैं अपनी बैलेंस शीट में दिखा रहा हूं बिल्डिंग, लेकिन मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर वो रिलायबल नहीं है। दैट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट रिलायबल मीन्स उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो पहली क्वालिटी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्या है कि जो कुछ भी आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में दिखा रहे हो वो रिलायबल होना चाहिए, मतलब उसे हम प्रूफ कर सके किसी के पूछने पे। सर कौन हमसे पूछेगा? बहुत को लोग पूछ सकते हैं। आपके क्रेडिटर्स आपसे पूछ सकते हैं, आपके बैंकर्स आपसे पूछ सकते हैं, आपके इन्वेस्टर्स आपसे पूछ सकते हैं, आपके एम्प्लॉइज आपसे पूछ सकते हैं, बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं। ठीक है जी, आ जाओ आगे। फिर क्या है? कंक्लूड क्या करते हैं? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूड किया है सम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मोस्ट रिलायबल व्हाइल अदर्स आर नॉट। देखो कुछ रिकॉर्ड्स तो ऐसे होते हैं जो रिलायबल होते हैं और कुछ नहीं होते। फॉर एग्जांपल, रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स्ड असेट्स कैन बी वेरीफाइड विद द सोर्स डॉक्यूमेंट। जब हम कोई फिक्स्ड असेट्स परचेज करते हैं, जैसे बिल्डिंग की बात की, तो उसका डॉक्यूमेंट तो पक्का होगा। अरे कल आप किसी से बिल्डिंग खरीदोगे 5 करोड़ रुपए की, 10 करोड़ रुपए की, क्या कोई डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करोगे? ये अगर 5 करोड़ बिल्डिंग मेरी होगी, तू बाहर में अंदर, ये काम करोगे? ऐसे अकाउंटिंग में काम होता है? नहीं सर नहीं, ऐसे तो हम एक पेन भी नहीं खरीदते सर। अगर हम एक शूज भी खरीदते हैं ना सर 2000 रुपए के, उसकी भी पर्ची लेते हैं सर, उसका भी इनवॉइस लेते हैं कि कल अगर वो शूज में कुछ रिफॉल्ट आ जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हम रिटर्न कर सकें। हम शर्ट परचेज करते हैं ना सर, उसका भी इनवॉइस लेते हैं सर बिग बाजार से। तो हम बिल्डिंग का डॉक्यूमेंट क्यों नहीं लेंगे? 100% लेंगे। तो फिक्स असेट्स की जो रिकॉर्डिंग है कैन बी वेरीफाइड विद द सोर्स डॉक्यूमेंट, बट क्या लिखा है? बट चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट्स एंड दिस एस्टिमेटेड लाइफ इज जज्ड बाय द अकाउंटेंट सो कैन नॉट बी रिलायबल। जब हम डेप्रिसिएशन किसी असेट्स पे चार्ज करते हैं ना तो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ कैलकुलेट करते हैं। मैंने बताया था थोड़ा सा इसके बारे में, मैंने बताया था आपके सेकंड क्लास के उसमें सेकंड चैप्टर के अंदर डेप्रिसिएशन मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर। मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था इसके बारे में, ठीक है ना। मान लो अगर 5 करोड़ की बिल्डिंग है या 5 लाख की बिल्डिंग है या 10 लाख की, कोई भी एग्जांपल ले लो। चलो मान लेते हैं कि आपकी बिल्डिंग कितने की है, मान लो ये बिल्डिंग कितने की है सर? 10 लाख। कितने की बिल्डिंग है? 10 लाख। इसे तो आप वेरीफाई कर सकते हो क्योंकि इसका डॉक्यूमेंट होगा, लेकिन इस बिल्डिंग पे जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, डेप्रिसिएशन जो आप चार्ज करोगे वो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होता है? वो डेप्रिसिएशन ऐसे चार्ज होता है, द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग डिवाइड बाय द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द बिल्डिंग।
मान लो एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द बिल्डिंग 10 साल है। सर एस्टिमेटेड लाइफ क्या होता है? मतलब आपका ऐसा सोचना कि बिल्डिंग कितने साल चल सकती है, कितने साल के बाद हमें इस बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा और नई बिल्डिंग इसमें बनानी होगी, नहीं तो लोग मर जाएंगे। एस्टिमेटेड लाइफ। आप स्कूटर घर में परचेज करते हो ना, तो आप क्या सोचते हो? 10 साल चल जाए बहुत है, या 5 साल चल जाए बहुत है। ये जो आप सोच रखते हो ना, ये सोच एस्टिमेटेड लाइफ। ऐसे ही हर कंपनी का अकाउंटेंट हर असेट्स की एक एस्टिमेटेड लाइफ जज करता है। उससे ज्यादा भी चल सकती है, उससे कम भी चल सकती है। भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक, सब खत्म। क्या 10 साल चलेगी बिल्डिंग? खत्म हो गई, गिर गई। तो इसीलिए जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इज बेस्ड, इस पे बेस्ड है ऑन द एस्टिमेटेड लाइफ। और ये एस्टिमेटेड लाइफ कौन जज करता है? दिस एस्टिमेटेड लाइफ इज जज्ड बाय अकाउंटेंट, सो कैन नॉट बी रिलायबल। इस एस्टिमेटेड लाइफ का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। तो कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा इस मशीन का? सर इस मशीन का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1 लाख रुपीज। कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपया हर साल हम इस मशीन की वैल्यू को कम कर देंगे और इस 1 लाख रुपए के डेप्रिसिएशन को हम अपने एक्सपेंस में दिखा देंगे, ताकि 10 साल के बाद जब हमें इस बिल्डिंग को नया दोबारा से खड़ा करना हो तो हमारे पास 10 लाख रुपए रेडी हो। इसलिए हम डेप्रिसिएशन को एक साइड में काट कर एक जगह पे जमा करा देते हैं। बाद में समझाऊंगा, पूरा चैप्टर है, आप चिंता नहीं करना, ठीक है जी। तो लोग इसीलिए डेप्रिसिएशन जो है वो रिलायबल नहीं है, वो क्योंकि आपकी पर्सनल जजमेंट पे बेस्ड है, उसके लिए डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इसीलिए कुछ रिकॉर्ड्स जो है वो रिलायबल होते हैं, कुछ कम रिलायबल होते हैं, ठीक है। तो पहला वाला पॉइंट क्या था? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। बिल्कुल ऐसे ही लिखना पेपर में आ जाएगा, इधर उधर मत झांकना। ये जो नोट्स आप बना रहे हो दे आर 100% परफेक्ट नोट्स। आप लिख लो, मैं आगे चलता हूं सेकंड पॉइंट पे, जल्दी लिख लो। आ जाओ, ये दूसरा, इसकी दूसरी क्वालिटी है। द सेकेंड क्वालिटी ऑफ एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब क्या होता है? इसे अगर हम हिंदी में कहें तो क्या कह सकते हैं? उपयुक्त। मतलब कोई चीज जो आपके लिए रेलिवेंट है, हो सकता है वो मेरे लिए रेलिवेंट ना हो। तो रेलिवेंट का मतलब क्या होता है? जो चीज उपयुक्त है, मीन्स सही है। तो देखो क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, आप देखें, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी रेलिवेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज। मतलब एक एंटरप्राइज, एक बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है उससे वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मेल खाती हुई होनी चाहिए। यानी अगर एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देख के एक मालिक ये पता लगाना चाहे कि हमारे बिजनेस में खर्चे में कितनी बढ़ोतरी हुई, हमारे बिजनेस में जो एक्सपेंस है वो बढ़ गए या घट गए, और उसे ये इंफॉर्मेशन उसको देख के ना समझ में आए, तो फिर वो रेलिवेंट नहीं है, वो उसके लिए किसी काम की नहीं है। एक बैंकर जिसने आपको लोन दिया है वो ये पता करना चाहता है कि इस कंपनी की लायबिलिटीज बढ़ रही हैं या इस कंपनी की लायबिलिटीज घट रही हैं, इस कंपनी के असेट्स बढ़ रहे हैं या कंपनी के असेट्स घट रहे हैं, और वो कंपैरिजन रिपोर्ट पता करना चाहता है। लेकिन वो रिपोर्ट उसको अगर उस इंफॉर्मेशन से ना मिले तो वो उसके लिए रेलिवेंट नहीं है। आप मेरी बात समझे? एक क्रेडिटर ये देखना चाहता है कि आपके कैश की पोजीशन क्या है, व्हाट इज द कैश पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन ऑफ योर बिजनेस। एक वो ये देखना चाहता है, एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ योर लायबिलिटीज। और ये इंफॉर्मेशन उसको आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ना मिले तो फिर ये एक इंफॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चीज आपके लिए रेलिवेंट होगी वो मेरे लिए भी रेलिवेंट होगी। हर आदमी अपने नजरिए से उस चीज को देखता है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो जब आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेके बैठोगे, आपकी नजर सबसे पहले कंपनी के असेट्स और लायबिलिटीज पे जाएगी। अगर आप एक बैंकर हो तो आपकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले असेट्स, लायबिलिटीज मींस बैलेंस शीट पे जाएगी। अगर आप एक क्रेडिटर हो तो आप सबसे पहले देखना पसंद करोगे कि कंपनी की लायबिलिटीज का क्या हाल है और कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन कैसी है। तो हर एक आदमी की इंफॉर्मेशन को उस नजरिए से देखता है जो उसको उस इंफॉर्मेशन में से चाहिए, लेकिन सब कुछ हर एक के लिए हम इंफॉर्मेशन में नहीं डाल सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने कंपनी के सेल्स मैनेजर की बात करें,
वो कहेगा कि हमारे वो लोग जिन्हें हमने उधार पे माल बेचा, जिनसे अभी तक पैसा नहीं आया, मतलब हमारे डेप्टर्स जो हैं, मैं सभी डेप्टर्स का नाम बैलेंस शीट में देखना चाहता हूं, क्योंकि जिनसे पैसा नहीं आया, जिनका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, मतलब जो हमें फ्यूचर में पैसा देंगे, वो हमारे एसेट्स हो गए। कौन से एसेट्स? करंट एसेट्स। उन्हें हम कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट में। उनको हम क्या बोलते हैं? डेप्टर्स। तो एक सेल्स मैनेजर वो ये चाहता है कि सभी डेप्टर्स का नाम बैलेंस शीट में दिखाया जाए। लेकिन अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर बैलेंस शीट कैसी दिखेगी? मान लो एक कंपनी के 50,000 डेप्टर्स हैं, 50,000 लोगों को वो माल सप्लाई करती है, क्या सबका नाम बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं? नहीं। हम बैलेंस शीट में क्या दिखाते हैं? हम बैलेंस शीट कहां से बनाते हैं? फ्रॉम द समराइज्ड रिपोर्ट। समराइज्ड रिपोर्ट कौन सी होती है? ट्रायल बैलेंस, जहां पे हम सारे बैलेंसेस को लेके एक बैलेंस बना देते हैं कि ये बैलेंस है, डेप्टर से इतना पैसा आना जरूरी है। लेकिन उसकी डिटेल रिपोर्ट कहां पे होती है? लेजर अकाउंट में जाके हम लेजर अकाउंट्स के सारे बैलेंसेस को इकट्ठा करते हैं और ट्रायल बैलेंस में दिखा देते हैं। और ट्रायल बैलेंस से हम क्या बना देते हैं? बैलेंस शीट बना देते हैं। और क्या बना देते हैं? सर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा देते हैं। जो एक्सपेंस और इनकम है वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चली जाती है। जो असेट्स है और लायबिलिटीज हैं वो बैलेंस शीट में चली जाती है। एक ट्रायल बैलेंस से सब कुछ बन जाता है। आगे सीखेंगे, डरना नहीं, एंड नहीं है, बिगिनिंग है। ठीक है जी। तो सुनो ना, कोई इंफॉर्मेशन किसी एक के लिए रेलेवेंट हो सकती है और दूसरे के लिए नहीं हो सकती। आप कुछ और देखना चाहते हो रिपोर्ट में से, कोई कुछ और देखना चाहता है। ये जो क्लास मैं बना रहा हूं, हो सकता है किसी को इसमें पढ़ने में बहुत मजा आए, ये किसी के लिए बहुत रेलेवेंट हो, क्योंकि वो चाहता है कि वो 100 में से 100 नंबर ला सके। और दूसरा कोई ऐसा भी होगा जो चाहेगा यार 30 नंबर आ जाए, बस पास हो जाए, उसके लिए ये रेलेवेंट नहीं होगी। वो कहेगा सर बहुत डिटेल में जाके पढ़ाते हैं, ही इज वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम। लेकिन जो बच्चा ये सोच के बैठेगा कि 100 मार्क्स लाने हैं, वो कहेगा इट्स अ वेरी रेलेवेंट रिपोर्ट, इट्स अ वेरी रेलेवेंट स्टडी, मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी है, मुझे और डिटेल में पढ़ने का शौक है, मुझे सीखना है, मुझे तोता नहीं बनना। हो सकता है ना। तो ऐसे ही रिपोर्टिंग के साथ भी है, इंफॉर्मेशन के साथ भी ये कहानी होती है। आओ तो पढ़े, पॉइंट क्या है, पॉइंट टू पॉइंट चले। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी रेलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज। बात समझ में आ गई। पॉइंट नंबर 2, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज कैपेबल ऑफ मेकिंग डिफरेंस इन द डिसीजंस, मींस इट हेल्प द मैनेजमेंट, इट हेल्प द इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर यूजर्स टू टेक राइट डिसीजन। जो रेलेवेंट रिपोर्ट होगी वो उन्हें हेल्प करेगी टू टेक द राइट डिसीजन। आओ आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अ एंटरप्राइज इज सेलिंग गुड्स टू लॉट ऑफ पीपल ऑन क्रेडिट, मींस देयर आर सो मेनी डेब्टर्स, but if the accountant will show all the names of debtors in the balance sheet, इसे बैलेंस शीट बोलते हैं, ऐसे लिखा है मैंने, बैलेंस शीट। in the balance sheet it will not be relevant, ये सही नहीं होगा, because the total amount can serve the purpose। सिर्फ डेप्टर के अमाउंट से भी पर्पस सॉल्व हो सकता था, सभी का नाम दिखाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है जी। आओ आगे चलते हैं। The information relevant for one person or user cannot be the relevant in the same way to other। एक इंफॉर्मेशन किसी के लिए रेलिवेंट हो सकती है पर दूसरे के लिए नहीं हो सकती। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। सो अकाउंटेंट इज यूजुअली फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग द रेलेवेंट डाटा। हर अकाउंटेंट के सामने ये प्रॉब्लम फेस होती है कि वो इंफॉर्मेशन को किस तरीके से दिखाए कि वो हर एक के लिए रेलिवेंट हो जाए। ठीक है जी। तो सिंपल इसका लैंग्वेज है। मैंने बुक से हटा के बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए लिख दिया पॉइंट्स के अंदर, ताकि आप इजीली इसको दिमाग में बिठा सको, लर्न ना करो, समझ के आप आगे बढ़ सको। तो ये आप नोट कर लो। मैं अगला पॉइंट लिखवा देता हूं, नेक्स्ट पॉइंट, तीसरी क्वालिटी लिखवा देता हूं। आ जाओ अगली क्वालिटी करते हैं इसकी। जो तीसरी क्वालिटी है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो है अंडरस्टैंडेबिलिटी। मतलब जो कोई भी इसको पढ़े वो उसको समझ जाए। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब जो कोई भी उसको पढ़े उसे अच्छे से समझ जाए, ये हर एक को समझ आनी चाहिए। मैं आपको एक बात समझाऊं, जो लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाते हैं ना वो अकाउंटेंट होते हैं, दे आर अकाउंटेंट्स।
उन्हें तो समझ में आता है कि व्हाट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मीन्स, लेकिन जो लोग उसे पढ़ते हैं ना वो सारे अकाउंटेंट नहीं होते। एक क्रेडिटर जिसने आपको माल उधार में दिया है डजंट नो अबाउट अकाउंट्स। द ओनर ऑफ द बिजनेस इज नॉट एन अकाउंटेंट, ही डजंट नो व्हाट इज अकाउंट्स। द परचेज मैनेजर ऑफ द बिजनेस इज नॉट एन अकाउंटेंट, द वर्कर ऑफ अ बिजनेस इज नॉट एन अकाउंटेंट। उन सब ने आपकी रिपोर्ट्स पढ़नी है। हाँ, बैंक में जो लोग बैठे हैं वो अकाउंटेंट हो सकते हैं, गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं वो अकाउंटेंट हो सकते हैं, लेकिन हर एक वो आदमी जो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को पढ़ता है वो अकाउंटेंट नहीं होता। तो आपको इतने लॉजिकल मैनर के अंदर, इतने सिंपल मैनर के अंदर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना चाहिए ताकि वो हर एक को समझ में आ जाए, ताकि वो हर एक को समझ में आ जाए। मतलब अगर आप एक्सपेंसेस का ग्राफ बना के दिखा दो तो बहुत अच्छी बात है, पाई चार्ट में दिखा दो तो उससे भी अच्छी बात है। आपने ये सब सीखा ना, पाई चार्ट बनाना, फिर ग्राफ बनाने, हिस्टोग्राम्स बनाने, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स बनाने, ये सब चीजें यूज होती हैं टू प्रेजेंट द रिपोर्ट, बिकॉज इट इज इजिली अंडरस्टैंडेबल टू ईच अदर फॉर एवरीवन। एक दूसरे को समझ में आ जाती है और हर एक को इसको समझ सकता है। तो लो, सिंपल सा पॉइंट है। अब आगे चले। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन सच अ सिंपल एंड लॉजिकल वे दैट दे आर अंडरस्टूड इजिली टू इट्स यूजर्स। कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। आ जाओ पॉइंट नंबर 2। अ पर्सन हु इज नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग शुड आल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड देम। मैंने कहा ना, एक लेमैन यानी वर्कर जो आपकी कंपनी में सबसे नीचे वर्कर का काम करता है, वो भी इंटरेस्टेड है टू सी द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, क्योंकि उसे बोनस मिलना है। उसे वो ईपीएफ का पैसा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का पैसे का पता करना है कि जमा कंपनी ने करवा दिया या नहीं करवाया। वो भी ये 2 बातें पता करना चाहता है और वो वेट कर रहा है पूरे 1 साल, जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगी, मैं उसको पढ़ूंगा और देखूंगा। अगर उसे समझ में नहीं आया तो फिर क्या मजा हुआ आपकी रिपोर्ट बनाने का? फिर आप कहाँ के अकाउंटेंट हुए? अकाउंटिंग इज एन आर्ट, यू नो। सब कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करना कि लोगों के दिमाग में उतर जाए। आमिर खान और शाहरुख खान जब एक्टिंग करते हैं ना, वो आपके दिल में घर कर लेती है, आपके दिमाग में उतर जाती है। आप भी गली गली में गाना गाते घूमते हो, दंगल 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 किया था ना उसने। बहुत सारी पिक्चरें ऐसी आई है, वो आपके दिमाग पे असर छोड़ती हैं। ऐसे ही एक अच्छा अकाउंटेंट एक ऐसी इंफॉर्मेशन तैयार करेगा, एक ऐसी रिपोर्टिंग करेगा ताकि वो सबको समझ आ जाए, चाहे वो आपके सामने वाला अकाउंटेंट है या नहीं। आगे मेरी बात समझ, चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। द एक्सप्लेनेटरी नोट्स मेक्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोर यूजफुल। मालूम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साइड में जैसे आप ये चैप्टर के लिए नोट्स बना रहे हो ना, ऐसे ही स्टेटमेंट्स के साइड में या नीचे या पीछे या आगे कहीं भी नोट्स बनाए जाते हैं। कोई ऐसी फिगर अगर होती है जो हर एक के समझ में ना आए, उस पर स्टार लगा के नीचे नोट्स लिख दिया जाता है। ये फिगर यहां से आई, उसके वर्किंग नोट्स बना दिए जाते हैं। उसे हम क्या बोल देते हैं? एक्सप्लेनेटरी नोट्स। एक्सप्लेन किया जाता है ताकि वो हर एक के समझ में आ जाए। तो ये था हमारा पॉइंट, कौन सा? अंडरस्टैंडेबिलिटी। ये खत्म हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट पे चले। पॉइंट नंबर 4, कंपैरेबिलिटी। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, जिंदगी में कंपैरिजन बहुत जरूरी है। यू मस्ट कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ दिस ईयर विद लास्ट ईयर। आप इस साल कितने नंबर लाए, आपको कंपेयर करना चाहिए अपने आप को पिछले साल से। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में हो, मतलब जब आप 10th क्लास में जाओगे तो आप कंपेयर कर सकते हो अपने आप को 11th क्लास से। यू मस्ट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। उसके कितने नंबर आए। कंपैरिजन करने से कंपटीशन बढ़ता है। अ हेल्थी कंपटीशन मस्ट बी देयर। अगर कंपटीशन लाइफ में नहीं है तो लाइफ डेड है। अगर कंपैरिजन ना होता, कंपटीशन ना होता तो फिर इंटरव्यू ना किए जाते, फिर सीधा लोगों को नौकरी दे दी जाती, आओ जॉब पे लग जाओ। वो कहा, वहां पे क्या होता है जॉब के इंटरव्यू में जब वैकेंसी निकलती है? कंपैरिजन। दे वांट द बेस्ट वन टू बी चूज। कंपैरिजन किया जाता है। तो यू मस्ट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। द सेम वे अ कंपनी, अ एंटरप्राइज मस्ट कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ करंट ईयर विद द परफॉर्मेंस ऑफ प्रीवियस ईयर। हम पिछले साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया, इस साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया, इस साल ज्यादा कमाया या पिछले साल ज्यादा कमाया था, इस साल कम कमाया तो क्यों कम कमाया। वी मस्ट डू द कंपैरिजन।
वी मस्ट डू द कंपैरिजन। लेकिन कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? आप कॉमर्स के बच्चे हो, कैन यू कंपेयर योरसेल्फ विद अ साइंस स्टूडेंट? नो, आप उनसे बहुत सुपीरियर हो। कभी किसी साइंस के बच्चे को देखो ना, उसकी तरफ हंस के निकल जाना, वो पूछेगा, सोचता रहेगा कि वो हंस के क्यों गया। फिर जब आपसे कोई मिलेगा और पूछे यार तुम हंसे क्यों, तो बोलना तुम क्या सारी जिंदगी पढ़ते रहते हो, H2O वाटर, O2 ऑक्सीजन। अरे कहां देखा है कभी आज तक? ये होता क्या है? हमें देखो, हम जो पढ़ते हैं वो बाजार में सरेआम दिखते हैं। वी आर स्टडिंग अ लाइफ सब्जेक्ट। ये सबसे बड़ा आपके पास प्लस पॉइंट है। नंबर 2, यू आर स्टडिंग अ सब्जेक्ट which has a lot of opportunities. Number 3 is a worldwide subject. जितनी जॉब्स आज की डेट में कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर हैं वो कहीं भी नहीं है। जितने ऑप्शंस कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे के पास हैं वो कहीं भी नहीं है। इसीलिए आप साइंस के बच्चों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। किसके साथ कंपेयर करोगे? सर कॉमर्स के बच्चे के साथ, क्योंकि यू आर ऑन द सेम स्ट्रीम। करोगे ना कंपैरिजन। ऐसे ही दो कंपनियां आपस में एक दूसरे को तभी कंपेयर कर पाएंगी इफ दे आर फॉलोइंग द सेम प्रिंसिपल और इफ दे आर अडॉप्टिंग द सेम मेथड्स ऑफ मेकिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। दो चीजों को कंपेयर हम तभी कर सकते हैं इफ दे आर अडॉप्टिंग द सेम मेथड। लोग नॉट ओनली अपनी इस साल की परफॉर्मेंस को पिछली साल से कंपेयर करते हैं, बल्कि जो कंपिटिटर्स होते हैं दे आर इन द सेम बिजनेस, हम उनके साथ भी अपने आप को कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन बहुत जरूरी है। और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में एक क्वालिटी है, ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसी रिपोर्ट होनी चाहिए जिससे हम कंपेयर कर सकें अपने आप को पिछले साल से। आगे फटाफट जल्दी से ये रहा, इट मीन्स वी मस्ट बी इन अ पोजीशन टू कंपेयर आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट ईयर विद प्रीवियस ईयर। सिंपल पॉइंट है, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, the financial statement should be prepared in such a way that it can be compared with the other business of same type। मैंने कहा ना, अपने आप को तो कंपेयर करना ही है। अपनी इस साल की परफॉर्मेंस को पिछले साल की परफॉर्मेंस से कंपेयर तो करना ही है, साथ में अपने आप को दूसरी कंपनियों से भी कंपेयर करना है जो हमारे वाले सेम बिजनेस में है। आई बात समझ में? चलो आओ आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 3 पे, comparison is only possible if we adopt, मैंने कहा is only possible if we adopt the same methods and principle from year to year। कंपैरिजन तभी पॉसिबल होगा जब हम सेम मेथड्स अडॉप्ट करेंगे। सर क्या अकाउंटिंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं? हाँ बेटे, कुछ चीजें अकाउंटिंग में कैलकुलेशन जो हमें करनी पड़ती हैं उसको कैलकुलेट करने के कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के 10 मेथड हैं, लेकिन आपकी बुक में अभी 2 मेथड दिए जाते हैं। 11th क्लास में आपको 2 मेथड सिखाए जाएंगे। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्योंकि स्ट्रेट लाइन और ओरिजिनल कॉस्ट तो एक ही हो गया, वो तो एक नाम है। और दूसरा हो गया डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं। तो 10 मेथड हैं, लेकिन आपको अभी 2 ही मेथड सिखाए जाएंगे। आप हर साल मेथड चेंज नहीं कर सकते। अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो तो फिर हर साल उसी मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। ये नहीं कि इस साल स्ट्रेट लाइन मेथड लगा दिया, अगले साल रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगा दिया। ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसा आप नहीं करो। ऐसा नहीं कि मना है करना, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आप अपने आप को कंपेयर नहीं कर पाओगे। इस साल आप कॉमर्स पढ़ो, अगले साल आप साइंस में चले जाओ, तो कैन यू कंपेयर योरसेल्फ? यू कैन नॉट कंपेयर। एक ही स्ट्रीम रहेगी तो यू कैन कंपेयर योरसेल्फ। आप मेरी बात समझ गए? हाँ सर समझ गए, सर समझ गए। देखो फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर यूजिंग अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन दिस ईयर, द सेम मेथड वी हैव टू यूज इन द कमिंग ईयर्स, then only we will be able to compare ourselves and with others। आई मेरी बात समझ? जो मेथड हम यूज कर रहे हैं इस साल, उन्हीं मेथड्स को हम अगले साल यूज करेंगे तो हम कंपेयर कर सकेंगे अपने आप को, अपनी परफॉर्मेंस को, इस साल की परफॉर्मेंस को पिछले साल से। नंबर 1। नंबर 2, हम कंपेयर कर सकेंगे अपने आप को
दूसरी कंपनियों से, दूसरे बिजनेस के साथ अगर वो भी सेम मेथड यूज कर रहे हैं तभी, नहीं तो नहीं। बिकॉज कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा अपने आप को दूसरे स्कूल के कॉमर्स स्ट्रीम के साथ तो कंपेयर कर सकता है, लेकिन साइंस के साथ आपका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि साइंस वाले बच्चे तो बहुत नीचे हैं। आपको मालूम है जब सीए फाउंडेशन का रिजल्ट अभी आया था तो रिजल्ट वाज लाइक 17%। कभी नीट का जब रिजल्ट आता तो आपने देखा इट इज मोर देन 45% टू 50%। जेई का रिजल्ट जब कभी आता है नॉन मेडिकल के बच्चे जो करते हैं, इट्स रिजल्ट इज अगेन 45 टू 50%। लेकिन एक कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा जो सीए फाउंडेशन के लिए जाता है, हायर स्टडीज के लिए, प्रोफेशनल स्टडीज के लिए, उसका रिजल्ट जो है फाउंडेशन का वो 17% है और फाइनल तक आते आते सिर्फ 3% रह जाता है। तो किसकी स्टडी में ज्यादा ताकत है? कौन ज्यादा पढ़ रहा है? आप। सुपीरियर आप हो, साइंस वाले सुपीरियर नहीं है, ये बात दिमाग में रखना, ठीक है। चलो ये हो गया इस चैप्टर का एंड। एक छोटा सा टॉपिक रह गया, रोल ऑफ बिजनेस इन अकाउंटिंग। रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस छोटा सा टॉपिक है, उसे खत्म करते हैं और फिर इसको, इस चैप्टर को हम एंड करते हैं। आप ये नोट कर लो, आप इसे नोट कर लो प्लीज। लो बच्चों, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, टॉपिक नंबर 12। बहुत छोटा सा टॉपिक है, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। एक बिजनेस में अकाउंटिंग का क्या रोल है। सबसे पहले टॉपिक मैंने समझाया था व्हाट इज द नीड ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। एक बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग की जरूरत क्या है। मैंने आपको अच्छे से कहा था कि एक बिजनेसमैन पता करना चाहता है कि साल के लास्ट में उसने कितना प्रॉफिट कमाया या उसने लॉस किया, उसने कितने की परचेज की, उसने कितने की गुड्स को सेल किया, उसे कितना लोगों का उधार देना है, उसे कितना लोगों से उधार लेना है, बहुत सारी बातें, उसने कितना एक्सपेंस किए, उसने कितनी इनकम कमाई, बहुत सारी बातें एक बिजनेसमैन के दिमाग में घूमती हैं। उसे कितना टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट पता लगेगा तो ही टैक्स पर। तो बहुत सारी बातें एक बिजनेसमैन के दिमाग में होती हैं जो वो पता करना चाहता है फ्रॉम अ बिजनेस। और ये सारी बातें उसके लिए कौन लेके आता है? अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस और यही पहला रोल है अकाउंटिंग का। क्या? नंबर 1, रोल ऑफ अ लैंग्वेज। अकाउंटिंग प्लेज अ रोल ऑफ अ लैंग्वेज इन बिजनेस। ये बिजनेस की भाषा है। अकाउंटिंग इज व्यूड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बिकॉज इट प्रिपेयर्स रिपोर्ट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एवरीथिंग। जो मैंने कहा, आप चाहो तो जितना डिटेल में लिख सकते हो। आज और नेक्स्ट पॉइंट पे चले, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब अकाउंटिंग जो है एक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइडर की तरह देखा जाता है। वट एवर इंफॉर्मेशन whatever information is required in the business, go to accounts department. कोई भी इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है आज की तारीख में, बिजनेस के किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अकाउंट्स में चले जाओ, वहां से मिल जाएगी। बिकॉज अकाउंट्स डिपार्टमेंट इज हैविंग द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन। ये भी एक अकाउंटिंग का रोल है इन बिजनेस के अंदर। दीज डेज वो पहले वाले दिन चले गए जब मुंशी होते थे, यहाँ पे एक किताब लगा के रखते थे, बही खाता और ऐसे मुंह नीचे करके लिखते रहते थे। वो टाइम चला गया जब अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ कहां तक थी? रिकॉर्डिंग तक और क्लासिफिकेशन तक और समराइजिंग तक। अब अकाउंटिंग बहुत बड़ी हो चुकी है। अब अकाउंटिंग एक वाइडर कंसेप्ट बन चुका है। अब वो मुंशी वाले दिन चले गए, वो बुक कीपर वाले दिन अब चले गए। अब अकाउंट्स के अंदर बहुत कुछ किया जाता है, बजट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं, एज वाइज डेब्टर रिपोर्ट्स, एज वाइज क्रेडिटर्स रिपोर्ट और बहुत सारी रिपोर्टें जिसके बारे में अभी आपको पता करने की जरूरत नहीं है। जब आप काम करोगे ना अकाउंट्स के अंदर, तब ये सारी बातें आप सीखोगे। मैंने अपने इन हाथों से बहुत सारी रिपोर्टें बनाई हैं, तो इसलिए मुझे मालूम है कि अकाउंटिंग में बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है आप बनाना सीखते हो। इट्स नाउ अ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। अब हम अकाउंटिंग को ऐसे देखते हैं, तो अकाउंटिंग इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट। सो नाउ डेज अकाउंटिंग इज रिगार्डेड एज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम। सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है जी। और तीसरा, रोल ऑफ डिटरमाइनिंग नेट प्रॉफिट। ये आप अपने आप लिख लोगे कैसे? बाय मेकिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। और रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन कैसे? बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। ये आप अपने आप 2 लाइन लिख लेना।
यहाँ पे हम चैप्टर को खत्म करते हैं। टाइम हो चला है 11:20। अब हम इस चैप्टर को यहाँ खत्म करते हैं। आज हम चलेंगे अब इसके बाद सीधा सीधा भागते हुए अकाउंटिंग इक्वेशन पे। सर वो बीच के जो चैप्टर है सर प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी वाले, बहुत लिखना पड़ेगा थ्योरी के अंदर। मैं अभी वो थ्योरी के 2-3 चैप्टर अभी छोड़ दूं। एक तो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पेपर में पक्का आता है, इसके अंदर से 4 मार्क्स का। प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 3, और उसके बाद हम सीधा चलेंगे कहां पे, अकाउंटिंग इक्वेशन। एक प्रैक्टिकल चैप्टर करते हैं और ये पक्का आता है 8 नंबर का, 8 मार्क्स का, आपके पहले यूटी में आ जाता है। आपको करके मजा आएगा, क्योंकि इसके बाद डबल एंट्री सिस्टम, फिर वो हमारे पास थ्योरी है। ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी, ये भी थ्योरी है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फिर ये आपकी है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9। लेकिन उसके पहले अब हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे। मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ लिखवा दूंगा, ताकि आपके पास अगर बुक नहीं है आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर सको। आप चिंता नहीं करना, यू विल द मास्टर इन प्रैक्टिकल आल्सो, मास्टर। आप ऐसे ऐसे मेथड के साथ क्वेश्चंस निकाल दो कि बाकी बच्चे अभी लाइनिंग कर रहे होंगे और आपके आंसर भी आ जाएंगे। आई कैन गारंटी यू दैट, रिटर्न गारंटी। एक टीचर है पूरे अंबाला कैंट के अंदर जो आपको लिख के गारंटी दे सकता है कि आप 100 नंबर लेके आओगे। मैं बस आप जैसा मैं कहूं वैसा वैसा करते चलो, ठीक है जी। चलो बेटे आप इसको नोट कर लो। अब हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बच्चों।